आपके पुस्तक का नाम है और दिगंत का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो दिक् धन अंत, ठीक है ना। दिक् धन अंत, यानी आप इस तरह से लिखेंगे दिक्, दिक् और धन अंत, ठीक है ना। दिगंत, इसी को हम कहेंगे दिगंत, ये दिगंत। तो यह दिगंत जो है आपके पुस्तक में लगी हुई है। अब उसमें जो है कि दो भाग है, एक है गद्य खंड और दूसरा है पद्य खंड, ठीक है ना। गद्य खंड का मतलब है जिसमें कहानी हो, नाटक हो, यात्रा वृतांत हो, किसी की जीवनी हो, निबंध हो, ये सारे जो है गद्य विधा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके बाद दूसरा है पद्य खंड, यानी वह कविताएं उसमें आएंगी। जितनी भी आप कविताएं पढ़ेंगी वो सारे पद्य खंड के अंतर्गत आएंगे। अब उसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो कितने खंडों में हुआ था। हिंदी साहित्य को कितने काल में विभाजित किया गया? 4 खंडों में। बहुत अच्छा। वह 4 खंड कौन कौन है? पहला है आदिकाल, जिसको हम वीर गाथा काल कहते हैं। दूसरा है भक्ति काल, ठीक है। तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो यह जो है काल का विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है और इसी काल विभाजन के अनुसार हम इतिहास को अलग अलग भागों में देखते हैं। अब उसी कड़ी में आपका जो दिगंत है उसमें जो पहला पाठ है वह जो बातचीत है वह एक निबंध है जिसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। अब यहाँ जो पाठ है आपका वह आधुनिक काल के अंतर्गत है। हाँ, जो चल रहा है आधुनिक काल, ठीक है ना। यानी आधुनिक काल को भी हम गद्य खंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य खंड। तो उसी अंतर्गत यह आएगा। अब आपको प्रश्न भी पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के लेखक हैं? आधुनिक काल, ठीक है ना। अगर आधुनिक काल नहीं दिया, प्रश्न इस तरह से पूछ दिया कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक हैं, तो युग कौन होगा? भारतेंदु युग। युग कौन सा होगा? भारतेंदु युग। यानी भारतेंदु युग में ये सारे लेखक आते हैं, ठीक है ना। उसी को हम भारतेंदु मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल। यानी जब आधुनिक काल में आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला जो नाम आएगा वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का आएगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही आधुनिक काल की शुरुआत होती है।
अब उनका जो समय सीमा है 1857 से लेकर 1900 तक, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय, भारतेंदु युग का जो समय है वह 1857 से 1900 तक का है, ठीक है ना। अब इसलिए कि उनका जन्म 1800 जो है कि 50 में हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और मृत्यु 1885 में हो गई, ठीक है ना। तो 57 से शुरुआत होती है, ठीक है। ये सभी विद्वानों का मत है। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारतेंदु युग का समय कब है, तो 1857 से लेकर 1900 तक का समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय है, ठीक है, जिसमें निबंध बड़ी मात्रा में लिखे जाते थे। क्या लिखे जाते थे? निबंध जो है काफ़ी संख्या में लिखा गया, क्योंकि इसी समय हमारे भारत में अंग्रेजी हुकूमत का प्रवेश हुआ। ऐसे तो अंग्रेज बहुत पहले आए थे, लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ था भारत में, ठीक है ना, एक तरफ इतिहास में बहुत हलचल हो रही थी तो एक तरफ साहित्य जगत के जितने भी लेखक थे वह अपना काम कर रहे थे, यानी साहित्य जो है लिख रहे थे। साहित्य जो है वह हमेशा इतिहास के सापेक्ष यानी इतिहास के साथ चलती है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेज हमारे भारत में थे और वह धीरे धीरे और व्यापक हो गए थे। तो हमारे भारत के लोगों को जगाने के लिए भारतेंदु जैसे जितने भी लेखक हैं, भारतेंदु युग में जो भी लेखक हैं, वह भारत के लोगों को जगाने के लिए निबंध के माध्यम अपनाए, निबंध लिखते गए, नाटक भी लिखे, कविताएं भी लिखे कि हमारे भारत देश के लोग जगे और आज़ादी पाए, ठीक है ना, क्योंकि गुलाम थे ना हम लोग। तो यही बात है। और एक चीज़, आधुनिक काल से पहले का जो समय है वह रीति काल का है, ठीक है ना। और रीति काल की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी, ठीक है। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि रीति काल के बाद आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल रीति काल से कुछ मिलता जुलता रहेगा। जैसे अभी मान लीजिए कि गर्मी का समय है, अचानक से तो बरसात नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे होगी। उसी तरह से यह जो है संधि काल, यानी कि जहाँ से एक घटना शुरू होती है और दूसरा शुरुआत होता है, एक अंत होता है, एक शुरुआत होता है। तो रीति काल का अंत हो रहा है, आधुनिक काल का शुरुआत हो रहा है। तो यह संधि काल यानी कि बड़ा ही संक्रमण काल, संक्रमण का दौर है। तो रीति काल का लक्षण जो है आधुनिक काल में भी दिखाई देता है। तो रीति काल में ब्रज भाषा चलता था, तो आधुनिक काल में भी कुछ समय तक ब्रज भाषा चला। जो भी लेखक थे आधुनिक काल में भी ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन
ब्रज भाषा का प्रयोग कविताओं में करते थे। किस में करते थे? कविताओं में। और गद्य जो लिखते थे वह निबंध में लिखते थे। ठीक है ना? यानी आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग के जो कवि हैं वह ब्रज भाषा में कविता लिखते थे और निबंध खड़ी हिंदी बोली में लिखते थे। और वही आगे चलकर द्विवेदी युग जो है उसमें भी यह परंपरा थी, जाकर छायावाद में धीरे धीरे समाप्त ब्रजभाषा होता है। द्विवेदी का मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है ना? तो हम लोग जब बालकृष्ण भट्ट पढ़ लेंगे तब उसको हम लोग देखेंगे। तो भारतेंदु युग में कविता किस भाषा में लिखी जाती थी? हाँ, कविता ब्रज भाषा में। गद्य किस भाषा में लिखी जाती थी? निबंध खड़ी हिंदी में। बहुत अच्छा। तो भारतेंदु युग के जो कवि हैं वह ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं कविताओं में, खड़ी हिंदी बोली में निबंध लिखते हैं, गद्य लिखते हैं, और देश को जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, राष्ट्रीय भावना लाने के लिए ये सारे काम वो लोग करते थे, ताकि राष्ट्र की एकता जब बन जाएगी तभी ना हम अंग्रेजों से लड़ पाएंगे। तो यह बातें थी। अब उसी में भारतेंदु युग में बहुत सारे लेखक आते हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद ही हैं, इसके बाद बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है ना, प्रेमघन, इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक है ना, राधा कृष्ण दास, बहुत सारे लेखक इस भारतेंदु मंडल में आते हैं। उसी में एक लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना, और बालकृष्ण भट्ट का हम निबंध पढ़ेंगे जिसका नाम है बातचीत। बालकृष्ण भट्ट के बारे में अगर हम जानेंगे तो उनका जन्म 1844 में हुआ है, ठीक है ना, ये परीक्षा में आया भी था। उनका जन्म 1844 में हुआ। और एक प्रश्न आता है, उनके पिता क्या काम करते थे? तो उनके पिता एक व्यापारी का काम करते थे, ठीक है ना, यह प्रश्न आया भी है। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या काम करते थे? एक व्यापारी थे। और उनके पिताजी का जब स्वर्गवास हो जाता है, मर जाते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट के घर में गृह कलह हो जाता है, झगड़ा होने लगता है, भाई इनके हैं। अब गृह कलह होने के बाद यह जो है कि अपने घर को छोड़ देते हैं और जाते हैं, कुछ दिन प्रयाग में रहते हैं, कुछ दिन बनारस में भी रहते हैं। इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं और धीरे धीरे यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ, यानी लेखकों के साथ इनका जो है कि उठना बैठना होता है और यह धीरे धीरे लेखन की दुनिया में आते हैं।
यानी 40 साल के बाद यह एक स्वतंत्र लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में आते हैं। और यह संस्कृत, अंग्रेजी, इसके बाद दर्शन शास्त्र, इन सब चीज़ों को बड़ा ही गहन अध्ययन करते हैं। अपने हिंदी साहित्य का भी अध्ययन करते हैं, संस्कृत साहित्य का भी अध्ययन करते हैं। तब जाकर यह एक बड़े ही उत्कृष्ट उच्च कोटि के लेखक बनते हैं और हिंदी साहित्य को बहुत ही अपना योगदान देकर गए हैं। इन्हीं की रचना है 100 अजान एक सुजान, ठीक है ना। 100 अजान एक सुजान, ये इसका देखना पड़ेगा। इसके बाद नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है ना, इन्हीं का है। यह 100 अजान एक सुजान ये उपन्यास है, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका जो है कि बालकृष्ण भट्ट का हम लोग देखेंगे बातचीत में क्या ये लिखते हैं। बातचीत, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि बातचीत दो लोगों में ज़्यादा अच्छा होता है। अब जैसे गांव देहात में आप देखेंगे महिलाओं को बैठ जाती हैं तो वह बातचीत नहीं है, उसको हम बातचीत नहीं कहेंगे, वह जो बदकुच्चन है, ठीक है ना। बातचीत का मतलब होता है कोई सकारात्मक उससे कुछ चीज़ें निकले, तब वह बातचीत का अर्थ होता है। और बातचीत दो लोगों में हो तो और बेहतरीन होता है। तो यही चीज़ें हैं उसमें, और आपको अब मैं लिखवा रहा हूँ, उसको लिखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।